नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चले बात करेंगे खबरों की। जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सजा पूरी हो गई है। तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से चौटाला के वकील अमित साहनी को ये जानकारी दी गई है। उनके वकील ने बताया कि चौटाला की सजा पूरी हो गई है। कुछ कागजी कार्यवाही बची हुई है, वो पूरी होते ही आधिकारिक तौर पर रिहाई के आदेश जारी हो जाएंगे। हालांकि ओम प्रकाश चौटाला अभी तिहाड़ जेल से बाहर ही हैं, ऐसे में उनको अब जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वकील का कहना है कि सजा होने से कल तक सरकारी छूट समेत सभी मिलाकर ओम प्रकाश चौटाला की सजा पूरी हो गई है। जेबीटी भर्ती घोटाले में 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सजा काट रहे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को रिहा करने के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को संबंधित रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया था। अदालत ने चौटाला की पैरोल अवधि भी 12 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी थी। चौटाला ने अपनी उम्र और दिव्यांगता के आधार पर जेल से रिहाई की मांग की थी। इससे पहले दायर याचिका में चौटाला ने केंद्र सरकार के 18 जुलाई 2018 की अधिसूचना या हवाला दिया था। अधिसूचना के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र पार कर चुके पुरुष, 70% वाले दिव्यांग व बच्चे अगर अपनी आधी सजा काट चुके हैं तो राज्य सरकार उनकी रिहाई पर विचार कर सकती है। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड में अब कोरोना कर्फ्यू 29 जून सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। वहीं 2 दिन बाद आज प्रदेश की नदियों का जलस्तर कम होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू में सरकार ने ढील दी है। अब दुकानें हफ्ते में 5 दिन खुलेंगी। वहीं 4 धाम यात्रा को लेकर भी सरकार ने फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में नदियों का जलस्तर तो कम हुआ है, लेकिन बद्रीनाथ हाईवे की हालत खस्ता है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण कम होने के बाद अब सरकार ने कोविड कर्फ्यू में और ज्यादा ढील दी है। प्रदेश सरकार अधिक ढील के साथ कोविड कर्फ्यू को जारी रखेगी। तब बैठक हुई और बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि इस कोविड कर्फ्यू को 22 तारीख से 29 तारीख तक कई रिलैक्सेशन के साथ लागू करने का निर्णय लिया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब दुकानें हफ्ते में 5 दिन खुलेंगी और वीकेंड को सैटरडे और संडे को बंद रहेंगी और दुकानों का समय पूर्व की तरह बना रहेगा। इसके साथ साथ होटल्स और रेस्टोरेंट और की जो डाइनिंग थी, अब वो 50% कैपेसिटी तक अपने डाइनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट्स के साथ एक बात रखी गई है कि ये 10 बजे इनको बंद कर दिया जाएगा। 10 बजे रात से 6 बजे तक रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। इसके अलावा बार भी 50% कैपेसिटी के साथ अलाउ की गई हैं। इसके साथ साथ जो ऑफिसेज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर्स के हों या प्राइवेट सेक्टर्स के हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, सभी ऑफिसेज को 50% कैपेसिटी के साथ खोलने का निर्णय लिया गया। इसेंशियल सर्विस वाले जो ऑफिस हैं वो पूरी कैपेसिटी के साथ खोलेंगे पूर्व की भांति, और जो ये स्टेट ऑफिसेज हैं इनके लिए जो हमारा सामान्य प्रशासन डिपार्टमेंट है, ये उनके लिए अलग से SOP जारी करेगा। इसके साथ साथ 4 धाम यात्रा को लेकर बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। 4 धाम यात्रा जो है स्थानीय लोगों के लिए, बद्रीनाथ मंदिर चमोली के लोगों के लिए, केदारनाथ मंदिर जनपद रुद्रप्रयाग के निवासियों के लिए और गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तरकाशी के निवासियों के लिए ये 1 जुलाई से प्रारंभ होंगे और पूरे राज्य के लोगों के लिए 11 जुलाई से चारों धामों की यात्रा प्रारंभ कर दी जाएगी। इसमें RT-PCR, एंटीजन और रैपिड टेस्ट तीनों ही चीज़ों में कोई भी एक आवश्यक होगा मंदिर के दर्शन के लिए, और राज्य में आने के लिए भी अब RT-PCR के साथ साथ ये रैपिड टेस्ट और जो एंटीजन टेस्ट है इसको अलाउ कर दिया गया है कि राज्य में जो भी बाहर से लोग आएंगे वो इन तीनों में से किसी को भी लेकर इसमें आ सकते हैं। मुझे क्योंकि काफ़ी स्थिति में सुधार हुआ है, 220 के आसपास आया है, लेकिन 220 भी अभी, क्योंकि सरकार का ये मत है कि एक आदमी जब तक सुरक्षित नहीं महसूस होता तब तक रात्रि कर्फ्यू नगरीय क्षेत्रों में लागू रहेगा। जो उसके बाद 29 तारीख को फिर सरकार 28 तारीख को बैठेगी और उसके बाद तत्कालीन स्थितियों को देखते हुए निर्णय लेगी। बात करेंगे मौसम विभाग की। दिल्ली और आसपास के क्षेत्र को अभी मानसून के लिए एक हफ्ते तक और इंतजार करना पड़ेगा।
पछुआ हवा के चलते दक्षिण पश्चिम मानसून बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है और राष्ट्रीय राजधानी तक उसके पहुंचने में हफ्ते भर का समय और लगने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब को छोड़कर दक्षिण पश्चिम मानसून देश के अधिकतर भागों तक पहुंच गया है। आईएमडी के मुताबिक इस साल के मानसून की सबसे खास बात है कि ये देश के पूर्व, मध्य और पश्चिम उत्तर के आसपास के इलाकों में सामान्य से कम समय में ही पहुंच गया है। आमतौर पर इन इलाकों में मानसून के पहुंचने में 7 से 10 दिन का समय लगता है। हालांकि देश के शेष भाग में अगले 7 दिनों में इसकी पहुंचने की संभावना है। बात करेंगे फरीदाबाद की। फरीदाबाद के सेक्टर 9 में स्पा सेंटर पर सीडब्ल्यूसी की टीम के साथ मिलकर पुलिस ने छापेमारी करते हुए एक नाबालिग सहित कई युवतियों को दबोचने में कामयाबी हासिल करते हुए स्पा सेंटर की संचालिका को गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। तो वहीं चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने नाबालिग युवती को सीडब्ल्यूसी के सामने पेश कर उसके बयान दर्ज करवा दिए हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट के साथ मॉरल एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। तस्वीरें फरीदाबाद के सेक्टर 19 स्थित सिर्फ एंड सैलून स्पा सेंटर की हैं, जहां पर चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी करते हुए स्पा सेंटर की संचालिका सहित 3 युवतियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिनमें एक युवती नाबालिग थी। इस कार्यवाही को अंजाम देने वाले चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम के आधिकारिक रविंद्र ने बताया कि 1098 पर इस स्पा सेंटर के बारे में जानकारी मिली थी कि कोरोना महामारी के बावजूद इस स्पा सेंटर को न केवल खोला जा रहा है बल्कि एक नाबालिग युवती का शोषण भी किया जा रहा है। इस सूचना के मिलने के बाद सीडब्ल्यूसी की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर जब स्पा सेंटर पर छापेमारी की तो स्पा सेंटर की संचालिका सहित 3 युवतियों को पकड़ने में सफलता हासिल की, जिनमें से एक युवती नाबालिग थी। फिलहाल नाबालिग युवती के सीडब्ल्यूसी के सामने बयान पेश करवा दिए गए हैं, जिसकी एक कॉपी महिला थाना की एसएचओ को भेज दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने स्पा सेंटर संचालिका के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और मोरल एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। देखिए, कल हमें गुप्त सूचना मिली थी 1098 पर कि स्लीन सैलून स्पा में कुछ बच्चियों से जो शोषण कराया जा रहा है। उपरोक्त सूचना पर सेक्टर 19 पुलिस चौकी के साथ हमने स्पा में गए, जहां पर हमने 3 लड़कियां देखी थी और स्पा की कोई संचालक थी, वो भी थी। उसी आधार पे दो लड़कियां तो बालिग थी, एक नाबालिग थी। नाबालिग लड़की को सीडब्ल्यूसी में पेश किया गया, जिसकी स्टेटमेंट ली गई है। स्टेटमेंट कॉपी एसएचओ महिला थाने को कर दी गई है, जिस पर एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री के अनुमान पर योग दिवस पर पूरे देश में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया, जिसमें जहां पूरे देश में 84 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई, वहीं अकेले हरियाणा प्रदेश में 6,27,000 लोगों को वैक्सीनेशन लगाकर रिकॉर्ड बनाया गया। जिला सिविल सर्जन के अनुसार वहीं अकेले फरीदाबाद में 30,000 लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का टारगेट रखा गया था, लेकिन फरीदाबाद में 70,000 लोगों को वैक्सीनेशन दी गई, जो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर रणदीप सिंह पूनिया ने बताया कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर योग दिवस पर योग और वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई थी, जिसमें हरियाणा में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हुए 6,27,000 लोगों को वैक्सीनेशन लगाकर रिकॉर्ड बनाया गया। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद जिले में 30,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया था, लेकिन जिले में 70,000 लोगों को वैक्सीन दी गई है। सिविल सर्जन ने कहा कि वैक्सीनेशन ड्राइव को इसी तरह आगे भी जारी रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद जिले में सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल मिलाकर 70 सेंटर मौजूद हैं और वैक्सीनेशन ड्राइव में रेड क्रॉस सोसाइटी और सामाजिक संगठनों का विशेष योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि जनता के संपर्क में रहने वाले विशेष कैटेगरी के लोगों को खासतौर पर वैक्सीनेशन प्राथमिकता के तौर पर दी जा रही है, जिसमें अखबारों के हैकर्स के लिए स्पेशल कैंप लगाया था और आने वाले समय में ऑटो रिक्शा चालकों, रोडवेज और मेट्रो के कर्मचारियों के लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे। देश के अंदर मेगा वैक्सीन ड्राइव की गई, हरियाणा और फरीदाबाद की बात करें तो क्या स्थिति रही? देखिए, कल 21 जून को माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने निर्देश दिए थे पूरी कंट्री में, जिसके तहत योग दिवस और वैक्सीनेशन ये दोनों ड्राइव एक साथ चलाई गई हैं। और दोनों ड्राइव जो चली हैं, इसमें योग भी बीमारियों से मुक्त बचाता है आपको और वैक्सीनेशन भी आपको कोरोना बीमारी से बचाता है आपको। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण ड्राइव थी, जिसके तहत हरियाणा ने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और हरियाणा में जैसा कि आप देख रहे हैं, कुल 6,27,000 लोगों ने वैक्सीन कर ली है। टोटल कंट्री के 84 लाख जो वैक्सीन हैं, उसमें से 6,27,000 हमारा बहुत बड़ा पोर्शन है। तो मेरे हिसाब से हरियाणा ने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया है इसके अंदर। जहाँ तक फरीदाबाद का सवाल है, फरीदाबाद में भी हम लोगों का लक्ष्य, चूँकि
हमें 30,000 का दिया गया था, और लेकिन हम 70,000 वैक्सीन लगा पाए कल। 195 जगह हमने टोटल चूज़ की थी। चलिए बात करेंगे पलवल की। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार बघेल व जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी मेरी मसीहा ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी मेरी मसीहा ने बताया कि खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग हरियाणा के निर्देश अनुसार पलवल के नेता सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है। इस अवसर पर खिलाड़ियों ने साइकिल रैली निकालकर लोगों को संदेश दिया है कि साइकिल चलाने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, लोगों को प्रतिदिन साइकिलिंग करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में ओलंपिक में भाग ले रहे हैं। ये हमारे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। सभी खिलाड़ी ओलंपिक में अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने बताया कि साइकिल रैली के आयोजन उपरांत खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा जिले के विभिन्न राजीव गांधी खेल परिसर व ग्रामीण स्टेडियमों में पौधारोपण कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें खिलाड़ियों के अभिभावक को पौधारोपण करेंगे। खिलाड़ियों द्वारा भी पौधारोपण किया जाएगा और उनकी देखभाल की जाएगी ताकि हमारी धरती हरी भरी बनी रहे। 23 जून 2021 को हम आज ओलंपिक दिवस, इसका लक्ष्य है कि हमारे जो बच्चे ओलंपिक्स में जा रहे हैं उनको शुभकामनाएं देना। साइकिल रैली हम इसलिए करा रहे हैं ताकि फिटनेस रहे, और उसके बाद ये है कि उसके बाद हम पौधारोपण करवाएंगे। पौधारोपण भी हम इसीलिए करवा रहे हैं ताकि वो वृक्ष हैं जो ओलंपियंस के पेरेंट्स के द्वारा, उनके अभिभावकों द्वारा, उनके रिश्तेदारों द्वारा पौधारोपण करवाया जाए, ताकि जिस तरीके से हम हरा भरा देश अपना मांगते हैं उसी तरीके से हमारे काफ़ी मेडल ओलंपिक्स। बात करेंगे पानीपत की। पानीपत में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर पानीपत प्रशासन व खेल विभाग द्वारा पानीपत के 2 ओलंपिक क्वालिफायर खिलाड़ियों के दोनों परिवारों को ओलंपिक में मेडल जीत कर लाए और उन्हें शुभकामनाएं देने के साथ सम्मानित किया गया। परिवार व देश को विश्वास था कि दोनों ओलंपिक मेडल अवश्य जीत कर लाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर साइकिल रैली का आयोजन भी किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। पानीपत प्रशासन व खेल विभाग ने पानीपत जिले के 2 ओलंपिक क्वालिफायर के खिलाड़ियों को परिवार वालों के माध्यम से उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पानीपत के उपायुक्त सुशील सरावन ने कहा कि जिले के 2 ओलंपिक क्वालिफायर नीरज चोपड़ा व नवदीप के परिवार को शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि हमें आशा है कि वह देश के लिए ओलंपिक मेडल जीत कर लाएंगे, वह जिले का और देश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर हमने साइकिल रैली का भी आयोजन किया है। खेल अधिकारी राज यादव ने बताया कि ओलंपिक क्वालिफाई खिलाड़ियों के परिवारों को प्रशासन और विभाग द्वारा सम्मानित करने के साथ उन्हीं के हाथों से पौधारोपण भी किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि दोनों खिलाड़ी ओलंपिक मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे। खेल अधिकारी ने कहा कि मेडल जीतकर जब खिलाड़ी वापस आएंगे उनका जोरदार स्वागत भी किया जाएगा। वहीं नीरज चोपड़ा के चाचा भीम चोपड़ा ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि नीरज देश के लिए ओलंपिक मेडल जीत कर लाएंगे। लगता है देश के लिए मेडल लेकर आएगा और देश का नाम रोशन करेगा। सरकार की तरफ से पूरी सहायता मिल रही है। 5 लाख रुपए उसकी तैयारियों के लिए उसके खाते में डाल दिए हैं सरकार ने, और 10 लाख रुपए और बाद में डाल लेंगे। इस समय नीरज यूरोप में है, स्वीडन में, और अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। हमें उसके लिए हमने बहुत प्रयास किए हैं और सरकार भी उसकी बहुत मदद कर रही है। उसकी वजह से वो वर्ल्ड चैंपियन हो गया है और एशिया चैंपियन भी हो गया है, और जूनियर के होते हुए वर्ल्ड सीनियर चैंपियन में भी उन्हें मेडल हासिल किया है। वैसे तो हमने 600 पौधे लगवाए हैं पूरे पानीपत में। कुछ हमारे राजीव गांधी हैं वहाँ हैं, और कुछ पौधे डी साहब और हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय एथलीट थे उनके पेरेंट्स को सम्मानित किया गया और उनसे पौधे भी लगवाए गए। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। पानीपत की बधावा राम कॉलोनी में चोरों ने एक घर को अपना निशाना बनाया। चोर घर में रखा लगभग 7 लाख रुपए के गहने और 30,000 नगद लेकर फरार हो गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने सभी सबूत जुटाकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। मकान मालिक ने बताया कि उनका पूरा परिवार छत पर सोया हुआ था। वह करीब 1 बजे सोए थे। जब सुबह 4 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए उठे तो उन्हें घर का मेन गेट खुला हुआ मिला। अंदेशा होने पर उन्होंने जब परिजनों को जगाया तो घर की सभी अलमारियों को चेक किया, जिसमें गहने और नकदी गायब मिले। परिजनों ने बताया कि घर में रखा करीब 16 तोले सोना और 30,000 नगद गायब थे। शातिर चोरों को दोनों अलमारियों के लॉकर की चाबी का भी पता था कि वे कहाँ रखी है, जिसके चलते चोर बड़े ही शातिराना तरीके से घर के अंदर घुसे और बिना किसी सामान से छेड़छाड़ किए लॉकर की चाबी अलमारी में से निकाल कर लॉक खोलकर सभी गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मतलब जो है ना 6-6.5 लाख का नुकसान है। जेवर है
30,000 रुपये कैश हैं। और जो है ना, मैं सवेरे घूमने जाता हूँ उड्डा की तरफ 4 बजे, तो मैं जैसे ही ऊपर से नीचे आया, बच्चे ऊपर पड़े थे, हम भी ऊपर ही गर्मी की वजह से लौट के, नीचे कोई नहीं था। तो नीचे आया तो मैंने जो है ना, ये गेट की कुंडी खुली भाई, मुझे मुगालता लगा हो सके रात बच्चों को ध्यान ना रहा हो अंदर की कुंडी लगानी। मैं निकल गया, मुका आके पूछूँगा। जैसे ही मैंने आकर पूछा, ये बोले हमने तो कुंडी लगा रखी थी, ये उठाए। तब जाकर फिर मतलब जो है ना भाई, देखो भाई कुछ सामान तो गायब नहीं है। और फिर ये उठ के नीचे आए, देखा तो दोनों अलमारियों से जितना जेवर था वो सब साफ है। और 30,000 रुपये, 5,000 रुपये एक अलमारी में थे, 25,000 एक अलमारी में थे कैश। बात करेंगे अगली खबर की। पानी की समस्या से परेशान वार्ड नंबर 2 गांधीनगर की महिलाओं ने पार्षद महेश गुप्ता के नेतृत्व में जन स्वास्थ्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंका। पार्षद महेश गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड से पानी व सीवर की शिकायतें उनके पास आती रहती हैं, जिन्हें लिखित में अधिकारियों को बार बार अवगत भी कराया जाता रहा है, मगर अधिकारी मौन है। प्रशासन जनता की आवाज सुनने को तैयार नहीं है, व सरकार धृतराष्ट्र की भूमिका में है। ऐसे में जनता जाए तो जाए कहाँ। महेश गुप्ता ने बताया कि अब हम किसी भी अधिकारी के पास नहीं जाएंगे जब तक पुतले की आंच चंडीगढ़ तक नहीं पहुंच जाती, तब तक हर रविवार को पुतले फूंकते रहेंगे। प्रशासन जनता के बीच आए और समस्याओं का स्थायी समाधान करे। कई बार दे चुका हूं, लेकिन कोई भी यहाँ पर जेई या फोरमैन या एसडीओ आकर के ये नहीं पूछता कि आपकी क्या समस्या है। तो आज इसी बात को लेकर के रोज स्वरूप हमने जन स्वास्थ्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंका है। और आगे भी हम, जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, सब मेरे वार्ड की महिलाएं ऐसे पुतले फूंकती रहेंगी। अब हमने ये भी निर्णय लिया है कि हम किसी अधिकारी के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो सुनते नहीं हैं। तो ये ऐसी सरकार जो हमने देखी नहीं, जिसको दिखाई नहीं देता, धृतराष्ट्र की भूमिका में है। तो अब हम पुतले ही फूंकते रहेंगे जब तक। वीवीएम न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीवीएम न्यूज। नमस्कार।